अच्छा, तो मैं 61 से कंटिन्यू कर रहा हूँ मैक्रो कैलकुलेशन। सही है। सबसे पहला ये 61 मेरे पास MCQ नंबर 61। The table shows the figures from the national income accounts in 4 countries expressed in terms of a common currency. There is no government sector and no foreign trade. Which country enjoys the highest consumption per capita? Per capita का मतलब per head। सही है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट दिया हुआ है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दी हुई है ना। अगर मैं इन्वेस्टमेंट को जीएनपी से माइनस कर दूंगा मेरे पास कंजम्पशन आ जाएगी। मतलब अगर मैं इन्वेस्टमेंट को निकाल दूंगा जीएनपी में से, सही है। तो आप मैं क्या करूंगा, मैं इन्वेस्टमेंट को जीएनपी से माइनस करूंगा तो मेरे पास ये 80 आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 80, दिस विल बी 80, 2 मिनट, दिस विल बी 140 एंड दिस विल बी 100। अब ये मेरे पास आ गए कंजम्पशन वाले। इनको मैं क्या करूंगा, पॉपुलेशन से डिवाइड करूंगा। सही है। इनको मैं पॉपुलेशन से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास पर हेड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पर हेड। सही है। तो 80 को डिवाइड बाय 12 करके आंसर बताओ जल्दी। मैंने भी कैलकुलेटर रखा हुआ है, आप लोग को भी रखना है। 80 डिवाइड बाय 12 6.67। तो ये मेरा पर हेड आ गया। 80 डिवाइड बाय 10, 80 डिवाइड बाय 10 क्या होगा? 8। 140 डिवाइड बाय 20, 140 डिवाइड बाय 27, नहीं राउंड ऑफ नहीं करो, 100 डिवाइड बाय 25। तो सबसे हाईएस्ट किधर आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। तो आंसर क्या होगा? बी। सही है। समझ आ गया? आसान था। 62। The table shows the level of consumption at various levels of national income for a closed economy with no government. What happens to the average and marginal propensity to consume as income increases? अच्छा, अगर मैं MPC की बात करता हूँ तो MPC का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। और अगर मैं APC की बात करता हूँ तो APC इज कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम। यही होता था। तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले MPC निकालना है और यहाँ पर मुझे फिर APC निकालना है। आप जो है वो MPC कैसे निकालोगे? MPC कैसे निकालोगे? MPC कैसे निकालोगे? चेंज इन इनकम और चेंज इन कंजम्पशन ना। तो चेंज इन कंजम्पशन यहाँ पर 3 है, ये 3 है और डिवाइडेड बाय 4। तो 3 डिवाइडेड बाय 4 क्या होगा? 0.75। अगेन 3 डिवाइडेड बाय 4 0.75, 3 डिवाइडेड बाय 4 0.75। तो चेंज कर करके ये समझ आया MPC कैसे निकाल रहा हूं मैं। तो थ्रू आउट द टाइम ये 0.75 ही रहेगा क्योंकि सेम चेंज आ रहा है। अब हर MCQ में सेम नहीं होता भाई, रट्टा नहीं मार लेना, ये अलग अलग भी आता है। APC क्या होगा? कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम। तो 15 डिवाइडेड बाय 20 क्या होगा? अगेन 0.75। 18 डिवाइडेड बाय 24 भी 0.75 होगा। यस। तो ये भी थ्रू आउट द टाइम जो है वो 0.75 ही रहेगा क्योंकि आंसर सेम आ रहा है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? यहाँ पर आंसर क्या होगा? फिर इनकम बढ़ रही है तो MPC APC को क्या हो रहा है? थ्रू आउट द टाइम कांस्टेंट रह रहे हैं। तो ए आंसर होगा। क्लियर? ठीक है। 63। In a closed economy with no government, the equilibrium level of income is 22 million. The full employment level of income is 25 million. अच्छा, अगेन मैंने आपको बताया था एक्चुअल और पोटेंशियल का फर्क डिफ्लेशनरी गैप नहीं होता। जो मुझे चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर चाहिए ना, वो मेरा डिफ्लेशनरी गैप होता है। वो वर्टिकल डिस्टेंस से, अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था, लेट्स से ये मेरी 45 डिग्री लाइन है, ये मेरा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है। तो भाई एक्चुअल ये है, लेट्स से पोटेंशियल ये है। तो ये याद रखना जिंदगी भर, ये मेरा डिफ्लेशनरी गैप है, ये AB। ये डिफ्लेशनरी गैप नहीं होता। इतना मैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर चेंज करूंगा तो मेरे पास इतना रियल नेशनल इनकम का चेंज आएगा। तो माय डिफ्लेशनरी गैप इज दिस एरिया। चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेरा डिफ्लेशनरी गैप होता है, चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। तो मुझे एक बात बताओ, मल्टीप्लायर का पहला फॉर्मूला क्या होता है? मल्टीप्लायर का पहला फॉर्मूला होता है चेंज इन नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। कि मैं कितना एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को चेंज करूं और उससे मेरे नेशनल इनकम में कितना चेंज आ रहा है। सही है। तो मुझे बताओ मेरे एक्चुअल और पोटेंशियल का फर्क जो है वो क्या होता है? चेंज इन नेशनल इनकम। ये होता है, देखो ये होता है चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और ये होता है चेंज इन नेशनल इनकम। तो चेंज इन नेशनल इनकम क्या है मेरा? बताओ मुझे। सवाल में डेटा दिया हुआ है सवाल में। एक्चुअल क्या है मेरा? 22। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है? 25। तो चेंज इन नेशनल इनकम क्या आएगा मेरा? 3। चेंज इन नेशनल इनकम 3 आएगा, 3 आएगा।
और चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी इसने मुझे दिया हुआ है। चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कितना रिक्वायर्ड है? चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कितना रिक्वायर्ड है? डिफ्लेशनरी गैप इज माय चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। ये लिख लो, ये मैं जो चीजें बता रहा हूँ ये लिख लो। चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज माय डिफ्लेशनरी गैप। कितना है? 1। तो आप इसको डिवाइड कर दोगे 1 से, तो मल्टीप्लायर कितना आ रहा है? 3। मल्टीप्लायर कितना आएगा? 3। मेरे पास मल्टीप्लायर आ गया, सही है। उसके बाद नहीं, खत्म नहीं हुआ है भाई, खत्म नहीं हुआ है। लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट तो 1 मिलियन की ही चाहिए, ये नहीं हो सकता आंसर। 3 मिलियन थोड़ी डालोगे, 1 मिलियन डालोगे तो 3 मिलियन आएगा, मल्टीप्लायर भी तो आएगा। फिर आप क्या करोगे? मल्टीप्लायर का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? 1/1 माइनस सी। 1/1 माइनस सी। आपको जो है वो 3 दिया हुआ है, तो 1/1 माइनस सी से क्या आप मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकाल सकते हो? अगर आपको मल्टीप्लायर दिया हुआ है तो क्या आप एमपीसी निकाल सकते हो? तो क्या होगा? 3 माइनस 3c इज इक्वल्स टू 1। 3c इज इक्वल्स टू 2। c इज इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाई 3। तो मेरा एमपीसी क्या आ रहा है? 2 डिवाइड बाई 3। तो आंसर क्या होगा? c। समझ आया? समझ आया क्या कर रहा है? पहले इसको मल्टीप्लाई करा इससे, तो 3 माइनस 3c, फिर मैं 3 को उधर लेके चले गया तो 3c इक्वल्स टू 2, और देन c 3 को से डिवाइड कर दिया तो 2 डिवाइड बाई 3। सही है? तो एमपीसी विल बी 2 डिवाइड बाई 3। क्लियर? अब ये मैंने लंबी, हाँ पहला जो फॉर्मूला है, हाँ बोलो ईशा क्या मसला है? पहले ये लगेगा उसमें, अच्छा सही है। उसमें बताऊं क्या फर्क है? अगर इंजेक्शन विड्रॉल मॉडल है, हाँ हाँ हाँ, उसमें होगा चेंज इन जे और ऊपर आएगा चेंज इन इनकम, बस। यस 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 एग्जैक्टली यही होगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। खाली ये ए की जगह पे जे आ जाएगा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इंजेक्शन सेम ही चीज है। 64, the table shows some data for an economy. What is the equilibrium level of national income? So I plus G plus X should be equals to S plus T plus M. सही है? तो I plus X plus G, तो ये कितना आ रहा है? 350, 350, 350, 350। सही है? तो IGX मेरा 350 आ रहा है। इसने मुझसे पूछा इक्विलिब्रियम नेशनल ऑफ इनकम, तो सेविंग प्लस इंपोर्ट प्लस टैक्सेशन क्या आंसर आ रहा है? 125 प्लस 62.5 प्लस 62.5 क्या आ रहा है? मैथ वीक है मेरी भाई। 300, ये क्या आ रहा है? 300 वापस 300, ये क्या आ रहा है? 250 है। नहीं नहीं, यानी 300 ही है। अच्छा पहला वाला 250 है, सही है सही है। यस 250। ये वाला क्या है? 175, 87.5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 165, 350। तो ये आ गया मेरा। कौन सी नेशनल इनकम पे? नहीं 800 पे ना, 800 की नेशनल इनकम पे मेरा मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम आ रहा है, तो सी होगा आंसर। आंसर सी होगा। सही है? आसान था ये तो, बहुत आसान। क्लियर? अच्छा ये 65, द टेबल शोज द फिगर्स ऑफ फॉर कंजम्पशन, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन एंड डेप्रिसिएशन। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब कि कैपिटल का इनफ्लो कितना आ रहा है, मतलब इनपुट कितना आ रहा है, बेसिकली कैपिटल कितने से बढ़ रहा है। और डेप्रिसिएशन आपको पता है वेयर एंड टेयर हो गया और रिप्लेसमेंट ऑफ कैपिटल। In four economies, all measured in US dollars, assuming that the state of technology remains unchanged, which economy is most likely to experience economic growth? Economic growth सिर्फ उसी कंट्री को होगा जिसका कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, बल्कि मैं लिख देता हूँ ना यहाँ पे, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन शुड एक्सीड डेप्रिसिएशन। क्योंकि अगर आपका ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन डेप्रिसिएशन को एक्सीड नहीं करेगा तो आपकी इकोनॉमी में नेट फॉल आएगा कैपिटल फॉर्मेशन में ना। तो पॉजिटिव डिफरेंस शुड बी हाईएस्ट। सही है? जिधर पॉजिटिव डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा वो मेरा आंसर होगा। तो आप नोटिस करो ऑप्शन बी में 200 एक्सीड्स 150, तो मेरा आंसर होगा बी, क्योंकि बाकी ऑप्शन में मेरा डेप्रिसिएशन एक्सीड कर रहा है, बाकी ऑप्शन पे मेरा डेप्रिसिएशन एक्सीड कर रहा है, कंजम्पशन का यहाँ पर काम नहीं है। सही है? क्लियर है?
इकोनॉमिक ग्रोथ, ड्यूरिंग द ईयर नेशनल इनकम इन मनी टर्म्स। अच्छा तो मुझे यहाँ पर रियल इनकम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मैं लिख देता हूँ पहले से ही। ड्यूरिंग a year a country's national income in money terms increased by 5%, तो nominal income has increased by 5% minus inflation has increased by 4%, तो इसका मतलब है रियल इनकम कितने से बढ़ी होगी? 1% से। फिर इस रियल इनकम में से मैं अगर पॉपुलेशन को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? पर हेड आ जाएगा। तो ये रियल इनकम पर हेड आ जाएगा। तो पॉपुलेशन कितनी है? 2% से बड़ी है, तो मेरा पर हेड क्या गिरा होगा? -1%। सही है, पर हेड क्या होगा? -1%। क्लियर? अ डिक्रीज ऑफ -1%। तो रियल इनकम पर हेड जो है वो 1% से गिरा है, अ डिक्रीज ऑफ 1%। क्लियर? यस, ए होगा। यस यस। 67, in a closed economy with no government sector, investment increased by 100 million and real income increases by 500 million. एग्जैक्टली वही एमसीक्यू। बताओ आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ, ये खुद सॉल्व करो, 1 मिनट में दे रहा हूँ, मुझे आंसर बताओ इसका। हाँ भाई, क्या आंसर है? तो पहले क्या करोगे? पहले मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लगाओगे, 500 डिवाइडेड बाय 100, मल्टीप्लायर आ जाएगा 5, फिर दूसरा फॉर्मूला लगाओगे 1/1 माइनस सी। तो सी क्या आ रहा है? सी विल बी 0.8। यस यस, 0.8। 4 डिवाइडेड बाय 5 आएगा ना, 4 डिवाइडेड बाय 5 आएगा आंसर। करो, जब सबका हो गया हो तो मुझे बताना। सबका आया ये आंसर? ठीक है। 68, द इनकम वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन इज इक्वल टू 2.0। वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन क्या थी? मनी चेंजिंग हैंड्स। वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन क्या थी? मनी चेंजिंग हैंड्स। इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द मनी सप्लाई इज 8%। अच्छा, ऐसे सवाल जो है ना, ऐसे सवाल mv इज इक्वल टू पी वाई से होंगे। mv इक्वल टू पी वाई याद है? mv इक्वल टू पी वाई, mv इक्वल टू पीटी जो मैंने बताया था। मैंने बोला था कि ये जो होता है ये मेरा नॉमिनल इनकम होता है, ये मेरा मनी सप्लाई होता है, और ये मेरा वेलोसिटी होता है v, और p मेरा प्राइस है और y मेरा आउटपुट है। तो इन दोनों को मिला के मल्टीप्लाई करूंगा तो नॉमिनल इनकम आ जाएगा। सही है। सवाल में इसने मुझे क्या बोला हुआ है? mv इज इक्वल टू पी वाई मैं कर रहा हूँ। सवाल में इसने मुझे बोला हुआ है कि मनी सप्लाई 8% से बढ़ी है। हमेशा याद रखना, जब भी आपकी मनी सप्लाई बढ़ेगी ना, लेट से 8% से, तो आपका जो ये है ना नॉमिनल इनकम, ये भी 8% से बढ़ेगा। क्या ये समझ आया? अगर आपका मनी सप्लाई 8% से बढ़ रहा है तो आपका पी वाई भी 8% से बढ़ेगा। ये समझ आया? क्लियर है जो मैंने बोला है? अच्छा, एंड द एवरेज प्राइस लेवल इंक्रीजेस बाय 4%। मुझे एक बात बताओ, सिंपल सा सवाल है। इसने बोला हुआ है कि मनी सप्लाई 8% से बढ़ी है। अब हमें ये चीज पता है, अगर मेरी मनी सप्लाई 8% से बढ़ेगी तो मेरा पीवाई भी 8% से बढ़ेगा। अब इसने मुझे बोला हुआ है कि प्राइस जो है ना, प्राइस, इसने मुझे बोला हुआ है प्राइस 4% से बढ़ी है, प्राइस 4% से बढ़ी है। अगर मुझे इसका टोटल 8% चाहिए और प्राइस 4% से बढ़ी है, तो मेरा वाई कितने से बढ़ा होगा? मेरा आउटपुट कितने से बढ़ा होगा कि टोटल 8% आ जाए? सिंपल सा सवाल है। अगर मेरी मनी सप्लाई 8% से बढ़ी है तो मेरा पीवाई भी 8% से बढ़ेगा। इसने मुझे बोला कि मेरी प्राइस 4% से बढ़ी है, तो अगर इसका टोटल मुझे 8% चाहिए तो मेरा वाई कितने से बढ़ना चाहिए कि मेरा टोटल आंसर 8% है? 4% है ना, ऑब्वियस सी बात है। जब तक मेरा वाई 4% से नहीं बढ़ेगा, इसका टोटल 8% से कैसे बढ़ेगा? सही है? समझ आई ये चीज? समझ आई? तो मुझे बताओ आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी द चेंज इन रियल आउटपुट? ए प्लस 4%। सही है? क्लियर? The table gives data of government's budget over 2 years. रेवेन्यू दी हुई है, स्पेंडिंग दिया हुआ है। इन दोनों को माइनस करके क्या मैं निकाल सकता हूँ सरप्लस है या डेफिसिट है? आप नोटिस करो 2012 में स्पेंडिंग एक्सीड कर रही है रेवेन्यू को। कितने से एक्सीड कर रही है? कोई बता सकता है? स्पेंडिंग रेवेन्यू को कितने से एक्सीड कर रही है? बिल्कुल 370 से एक्सीड कर रही है, -370। सही है?
तो मेरा बजट डेफिसिट आ रहा है, डेफिसिट, मेरा बजट डेफिसिट में आ रहा है। और 2013 में क्या हो रहा है? बिल्कुल -40। तो -40 से स्पेंडिंग, मतलब 40 से स्पेंडिंग एक्सीड कर रही है ना, तो बजट वापस बजट डेफिसिट है। अब आप नोटिस करो मेरा जो है गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो है वो कम से बढ़ रहा है, सही है। अच्छा, आप एक चीज नोटिस कर लो कि मेरा जो है वो कम हो रहा है, मेरा डेफिसिट कम हो रहा है। क्या मानते हो इस बात को? मेरा डेफिसिट कम हो रहा है। तो डेफिसिट कैसे कम हो रहा है? डेफिसिट कैसे कम हो रहा होगा? मैं अपने डेफिसिट को कम कैसे कर रहा हूं? मैं उधार ले रहा हूँ ना। स्पेंडिंग बढ़ रही है, स्पेंडिंग बढ़ रही है। यस, रेवेन्यू बढ़ रहा है, सही है, रेवेन्यू बढ़ रहा है। बट इधर इन ऑप्शंस में क्या हो रहा है? आप गवर्नमेंट फाइनेंसेस की बात कर रहा है, गवर्नमेंट फाइनेंसेस, सही है, गवर्नमेंट फाइनेंसेस की बात कर रहा है। इससे मुझे ऑप्शंस याद है, ऑप्शन देख लो। द एनुअल बजट डेफिसिट रोज, क्या बजट डेफिसिट बढ़ रहा है? नहीं, बजट डेफिसिट कम हो रहा है। द एनुअल बजट सरप्लस फेल, सरप्लस तो था ही नहीं। द नेशनल डेट फेल, गलत। इसने जो अपने डेफिसिट को कम किया है वो उसने उधार लेके कम किया होगा, इसकी उधारी बढ़ गई होगी, क्योंकि ऑप्शंस में तो यही पता चल रहा है, हिंट दी हुई है कि गवर्नमेंट ने या तो वो करा है, पीएसबीआर करा है, पब्लिक सेक्टर बोरिंग रिक्वायरमेंट, या कहीं और से उधार लिया है। इसने या तो डेट फाइनेंसिंग करा है कहीं से, इसका उधार बढ़ गया है। द नेशनल डेट रोज, सीधी साफ बात, सही है, इसने उधार लेके करा है भाई, ये समझ आ गया? तो 69 का आंसर होगा डी, सही है। 70, in a closed economy with no government, investment increases by 400, at the new equilibrium level of income consumption is increased by 1200। मल्टीप्लायर क्या होगा? नहीं, ये वही आप कॉमन मिस्टेक कर रहे हो जो हर बच्चा करता है। 3 नहीं होगा। मुझे एक बात बताओ, फॉर्मूला क्या है? चेंज इन नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। ऐसे सवालों में क्या करना होता है मुझे बताओ? क्या इन्वेस्टमेंट, क्या कंजम्पशन इनकम का पार्ट है? कंजम्पशन इनकम का पार्ट है, नेशनल इनकम का पार्ट है ना कंजम्पशन, सही है। इन्वेस्टमेंट पार्ट नहीं है नेशनल इनकम का, इन्वेस्टमेंट भी पार्ट है ना। तो अगर इन्वेस्टमेंट भी पार्ट है, इसका मतलब है मेरा फॉर्मूला कैसे बनेगा? मेरा चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कितना है? 400। और मेरा चेंज इन रियल नेशनल इनकम कितना है? 1200 प्लस 400। समझ आया? समझ आया? क्या ये चीज समझ आई? जी जी, पूछें पूछें। हाँ, तो मैंने इन्वेस्टमेंट को रखा ही तो है, इन्वेस्टमेंट को मैंने नीचे रखा है। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में तो मैंने इन्वेस्टमेंट को रखा है। चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर तो मेरा 400 ही है, पर नेशनल इनकम में भी तो 400 आएगा। नेशनल इनकम में 400 भी नहीं आएगा, क्योंकि ये भी तो इकोनॉमी के अंदर जा रहा है ना। क्योंकि वो चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि वो चेंज नहीं हो रहा, वो आफ्टर इन्वेस्टमेंट चेंज हो रहा है। इनिशियली तो इन्वेस्टमेंट चेंज हुआ है ना। कैंसिल हो जाता है, कह सकते हैं, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, बट रीजन यहाँ पर ये है जो मैं कह रहा हूँ, ये बिल्कुल सही कह रही हो। पर फॉर्मूला ये क्लियर है, वो सही है, सही बोल रहे हो, सही है। तो अब क्या आएगा मेरा मल्टीप्लायर? 4, सही है। अब 4 आएगा, 1600 डिवाइडेड बाय 400, क्लियर। 70 का हो गया सी। 71, assuming a constant income velocity of circulation of money if the price level, अच्छा ये भी MV equals to PY से होगा। अच्छा, अब बताओ भाई क्या हो रहा है? प्राइस लेवल इंक्रीजेस बाय 5%, ये कह रहा है कि प्राइस जो है वो 5% से बढ़ी है, सही है।
मनी सप्लाई जो है वो 2% से बढ़ी है। अगर मनी सप्लाई 2% से बढ़ी है तो पी वाई भी 2% से बढ़ेगा, हाँ या ना? तो मुझे एक बात बताओ, ये चीज क्लियर है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मेरा पी वाई 2% से बढ़ा है, अगर मेरा पी वाई 2% से बढ़ा है और मेरी प्राइस लेवल 5% से बढ़ी है, तो आउटपुट में ऐसा क्या हुआ होगा कि मेरा नेट 2% आया? आउटपुट में ऐसा क्या हुआ होगा कि मेरा नेट 2% आया? अगर मेरी प्राइस 5% से बढ़ रही है और मेरा इन दोनों का टोटल 2% से बढ़ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा आउटपुट 3% से गिरा है। मेरा आउटपुट 3% से गिरा है, सही है? क्लियर? अच्छा, the data below relate to a particular country for the 4 years shown. रियल जीएनपी पर हेड इसने दिया हुआ है, सही है? तो पहले बढ़ा है, फिर वापस बढ़ा है, फिर वापस बढ़ा है, फिर नहीं बढ़ा। पहले साल में 10% से बढ़ा, दूसरे साल में एक टोटल, सही है, बल्कि परसेंटेज की जरूरत नहीं, सही है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड परसेंटेज, सही है। इकोनॉमिक ग्रोथ बिटवीन ईयर 2 एंड ईयर 3 वाज 11%। हाँ भाई, पहला ऑप्शन सही है या नहीं? क्या ईयर 2 और ईयर 3 में इकोनॉमिक ग्रोथ 11% की थी? 11% की नहीं थी। यस, न्यू माइनस ओल्ड करोगे यहाँ पे आप, न्यू माइनस ओल्ड, परसेंटेज चेंज निकालोगे, 10% आंसर आएगा भाई, 11 नहीं है ये। इन दोनों को माइनस नहीं कर देना, इन दोनों को माइनस नहीं करते, न्यू माइनस ओल्ड, सही है? डिवाइडेड बाय ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये नहीं है, 72 का आंसर ये नहीं है। द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज बेटर इन ईयर 2 देन ईयर 1। ईयर 2 में आप नोटिस करो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम थी, परसेंटेज ऑफ एज ग्रुप एनरोल्ड इन सेकेंडरी एजुकेशन भी कम था। तो क्या ईयर 2 में इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा है? ईयर 1 में ज्यादा थी, तो ये भी नहीं है। There was both economic growth and improvement in economic development between year 2 and year 3। अच्छा, year 2 and year 3 में अगर हम देखें तो जीएनपी तो लाजमी तौर पे बढ़ा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ी है, परसेंटेज ऑफ एजुकेशन भी बढ़ी है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हुई है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी हुई है, तो मेरा आंसर होगा सी। क्लियर? In a closed economy with no government, the value of investment multiplier is 4. By how much will the consumption increase if investment increases by 200? तो change in aggregate expenditure और ऊपर लिख देना चेंज इन इनकम। तो 4 इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय 200। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 800। तो मेरा आंसर क्या होगा? क्यों? कौन सा? भाई देखो ना, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है ना, ईयर 2 से ईयर 3 में इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, जीएनपी बढ़ा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हुई है क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ी है और परसेंटेज ऑफ एजुकेशन भी बढ़ी है। ज्यादा तो है, पर इससे मुझे ईयर 2 एंड ईयर 3 का बोला है ना, सही है? ये मैच हो रहा है ना मेरे आंसर से। 4 भी देख लेते हैं। नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन एज टू वेदर द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज बेटर इन ईयर 4 एंड ईयर 3। क्या आप ईयर 4 और ईयर 3 में ये नहीं बता सकते इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा या नहीं है? बता सकते हो ना, यू कैन ड्रॉ अ कंक्लूजन। ये बोल रहा है आप कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकते, सही है? अच्छा, ये मैं वापस बता रहा हूँ क्या बोला है सवाल में। In a closed economy with no government, the value of investment multiplier is 4. So 4. Consumption, by how much will consumption increase if the investment increases by 200? So change in income divided by change in aggregate expenditure. तो 4 is equal to change in aggregate expenditure कितना है? $200 का, ऊपर लिख दोगे x, तो x का आंसर क्या आएगा? $800। अब ये $800 जो है ना, ये मेरा चेंज इन नेशनल इनकम है। इस चेंज इन नेशनल इनकम में इन्वेस्टमेंट भी शामिल है, तो आप इस $800 में से इन्वेस्टमेंट को माइनस करोगे और ये आपका चेंज इन कंजम्पशन होगा 600। समझ आया? ये 800 में आपकी इन्वेस्टमेंट भी शामिल है। इसने बोला है कि सिर्फ कंजम्पशन, और देखो इसने जानबूझ के कंजम्पशन को बोल्ड भी किया हुआ है, इसको पता है बच्चे गलती करेंगे, थोड़ी मदद भी कर रहा है ये, सही है? 74। In a banking system, all banks maintain 10% of deposit as cash। तो ये मेरा रिजर्व रेशो है।
तो 1 डिवाइडेड बाय 10% जो कि मेरा रिजर्व रेशियो है, मेरे पास मनी मल्टीप्लायर कितना आ गया, मेरा मनी मल्टीप्लायर आ गया 10। क्लियर? इनिशियल डिपॉजिट है कितना, 20,000, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 20,000 इज इक्वल्स टू 2 लाख। अगर मैं इसमें से इनिशियल डिपॉजिट को माइनस कर दूं, अगर मैं इससे इनिशियल डिपॉजिट को माइनस कर दूं, मेरे पास आंसर क्या आएगा, लोन्स आ जाएंगे, लोन्स, कि भाई लोन कितने क्रिएट हुए हैं, 180, तो आंसर क्या होगा, सी। तो जब भी आपसे सवाल में वो डिपॉजिट मांगेगा तो आप फिर इनिशियल डिपॉजिट को माइनस नहीं करोगे, फिर आपका एग्जैक्टली आंसर यही होगा। पर अगर आपसे ये मांगेगा लोन, तो आप क्या करोगे, इनिशियल डिपॉजिट को माइनस करोगे। इसलिए मुझे यहाँ पर लोन मांगा हुआ है, तो मैं इनिशियल डिपॉजिट को माइनस करूंगा और मेरा आंसर होगा 180। सही है? ऐसा एक और अभी आगे एमसीक्यू आएगा, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। सही है? क्लियर? तो ये जो है ना, ये मैं याद करा देता हूँ हमेशा के लिए, ये जो है ना, ये आपका डिपॉजिट है, टोटल डिपॉजिट, ये आपका इनिशियल डिपॉजिट है, और इसको अगर आप माइनस कर दोगे तो आपके पास लोन्स आ जाएंगे, कितने लोन्स क्रिएट हुए हैं। सही है? हाँ भाई, ये करके दिखाओ यार। अब चलो, मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ, ये करके दिखाओ, ये वाला करके दिखाओ। क्या बोल रहा है? इन इकोनॉमी द वॉल्यूम, अच्छा एम बी इक्वल टू पी वाई से करेंगे ना ये। यस, दानियल ने सही बताया, मैंने नहीं, स्टूडेंट। मनी सप्लाई कितने से बढ़ी है, क्वांटिटी ऑफ मनी राइजेस का मतलब है मनी सप्लाई बढ़ी है, और आउटपुट भी इसने बताया फॉल। तो मनी सप्लाई मेरी बढ़ी है कितने से, 3% से, इसका मतलब है ये पूरा भी 3% से बढ़ा होगा। सही है? अच्छा, फिर इसने मुझे बोला है कि आउटपुट 2% से फॉल हुआ है, तो प्राइस लेवल कितने से बड़ा होगा कि ये अप्रोक्सीमेट 3% आ जाए, बताओ। प्राइस लेवल कितने से बड़ा होगा कि इसका टोटल 3% आ जाए, 5% से बड़ा होगा ऑब्वियसली। सही है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर अगर आउटपुट 2% से बढ़ा है और ये 3% से बढ़ा है, तो प्राइस लेवल 5% से बड़ा होगा, तभी तो 3% आंसर आया है। तो इसका मतलब है मेरा इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम, ये वैल्यू इन नेशनल इनकम का मतलब है नॉमिनल इनकम। ये पी वाई की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, पी वाई। तो मेरा पी वाई कितने से बढ़ा है, पी वाई मेरा 3% से बढ़ा है, और प्राइस लेवल कितने से बढ़ा है, 5% से, तो आंसर क्या होगा, सी। समझ आया? सही है। 76, the table shows the labor market for an economy in 4 different years. In which year there was excess demand in the labor market? कह रहा है कि लेबर excess demand लेबर मार्केट की कब थी। सही है? इसका मतलब अगर excess demand है ना, इसका मतलब है तो the vacancies should exceed the unemployed. वैकेंसीज ज्यादा हो और अनएम्प्लॉयड लोग कम हो, तो फिर हम बोलेंगे ना एक्सेस डिमांड है। ये चीज समझ आई? जैसे जॉब्स 50,000 अवेलेबल हैं और अनएम्प्लॉयड लोग सिर्फ 30,000 हैं, इसका मतलब है कि 20,000 वर्कर की शॉर्टेज है। अगर जॉब्स 50,000 हैं और अनएम्प्लॉयड लोग सिर्फ 30,000 हैं, तो 20,000 वर्कर्स की शॉर्टेज है। तो ये कैसे निकालूंगा मैं, इसलिए मुझे वर्किंग पॉपुलेशन दिया हुआ है इन मिलियंस। तो अगर आप 1% को 19 मिलियन से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 190,000। 2% को आप अगर 19 से करोगे तो आपके पास आ जाएगा 380,000। 1.1% को 20 मिलियन से करोगे तो क्या आएगा, 220,000। और अगर आप 1.5% को 20 से करोगे तो क्या आएगा, 3 लाख। तो मुझे बताओ, जॉब वैकेंसीज भी थाउजेंड्स में दी हुई है, तो बताओ किस साल में वो है, एक्सेस डिमांड है, किस साल में, मतलब कौन से ऑप्शन में एक्सेस डिमांड है। आप अनएम्प्लॉयड को वर्किंग पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास अनएम्प्लॉयड का वो आ जाएगा नंबर, फिर आप उससे देखोगे कि भाई वैकेंसीज से ये कम है कि नहीं है। अगर वैकेंसीज से कम है तो इसका मतलब एक्सेस डिमांड है। सही है? और अगर वैकेंसीज से ज्यादा है तो एक्सेस सप्लाई है। सही है? तो मेरा आंसर यहाँ पर होगा सी, क्योंकि आप सी में नोटिस करो कि अनएम्प्लॉयड लोग कम है और वैकेंसीज ज्यादा है, इसका मतलब है कि भाई वर्कर की शॉर्टेज है, 20,000 वर्कर की जरूरत है। सही है? 76 का आंसर होगा सी।
समझ आ गया? A woman joins the labor force earning a salary of 25,000. इसने अभी अभी ज्वाइन करी है. Her partner who is already employed earns 18,000. Already employed है. और द कपल, इन लोग ने एक नया हायर किया चाइल्ड माइंडेड 8,000 में, एक नैनी हायर करी इन लोग ने बच्चा संभालने के लिए. हाउ विल बी द इंक्रीज इन जीडीपी? तो 25,000 की इसकी जॉब लगी तो जीडीपी में ऐड होगा, 8,000 की नए बंदे की जॉब लगी तो जीडीपी में ऐड होगा. तो टोटल जीडीपी में कितना ऐड होगा? 33. 18,000 क्यों नहीं ऐड हो रहा? क्योंकि ऑलरेडी वो काम कर रहा था, तो वो चेंज इन जीडीपी नहीं है, वो ऑलरेडी जीडीपी में काउंट हो रहा था. तो मेरा आंसर यहाँ पर क्या होगा? सी. क्लियर? आसान था. जीडीपी में कितना एडअप होगा ये पूछा है. तो बंदे की इनकम बढ़ती है तो जीडीपी बढ़ता है ना. ये 78. In an economy in which there is a full employment, the marginal propensity to consume of prisoners is greater than that of taxpayers. सही है. तो लेट से मैं कहता हूँ, ये कह रहा है कि एमपीसी जो है ना प्रिजनर्स का, पेंशनर्स का, अच्छा प्रिजनर्स पढ़ रहा हूँ मैं, पेंशनर्स का एमपीसी एक्सीड कर रहा है एमपीसी ऑफ टैक्स पेयर्स जो फाइलर है. तो लेट से मैं कहता हूँ इसका 0.8 है तो इसका 0.7 होगा फॉर एग्जाम्पल. तो ये कह रहा है गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग को पेंशन पे कम कर दिया 20 बिलियन से. तो अगर 20 बिलियन से इसने अपनी पेंशन की स्पेंडिंग कम कर दी तो पेंशन का कंजम्पशन कितने से कम होगा? 20 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 तो कितना आएगा? 16 से कम हो जाएगा. क्या ये सही है मेरी एग्जांपल के हिसाब से? 0.8 को 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सही है. अच्छा, तो ये कह रहा है टू मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट टैक्सेशन मस्ट बी. अगर मुझे फुल एम्प्लॉयमेंट को मेंटेन करना है तो मुझे वापस जीडीपी को बढ़ाना पड़ेगा. क्या ऐसा ही होगा? अगर मुझे फुल एम्प्लॉयमेंट को मेंटेन करना है तो मुझे वापस नेशनल इनकम को बढ़ाना पड़ेगा. तो मुझे टैक्स को तो रिड्यूस करना पड़ेगा. अब जो मैं टैक्स को रिड्यूस करूंगा, क्या मैं लेस देन 20 बिलियन करूं या मोर देन 20 बिलियन करूं? क्या होगा बताओ? लेस देन 20 बिलियन और मोर देन 20 बिलियन? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है. कैसे? इसने बोला कि पेंशनर का एमपीसी इज मोर देन उसका टैक्स पेयर का. सही है. जब मैंने पेंशन को कम करा 20 बिलियन से तो मेरा 16 बिलियन से ये कम हो गया लेट से. सही है. तो अगर मुझे वापस 20 बिलियन पे आना है, तो अगर मैं लेस देन 20 बिलियन से टैक्स को कम करूंगा तो मेरा जो वो है लेट से मैंने 20 बिलियन से टैक्स को कम कर दिया ना, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 0.7. तो अगर लेट से मैं कहता हूं कि मैंने 20 बिलियन से टैक्स को कम कर दिया. सही है. लेट से एग्जैक्टली 20 बिलियन से, अगर मैंने एग्जैक्टली 20 बिलियन से टैक्स को कम कर दिया तो मेरी कंजम्पशन कितने से बढ़ेगी? खाली इतना बता दो. टैक्स पेयर के एमपीसी के हिसाब से बताओ कंजम्पशन कितने से बढ़ेगी? ये तो आसान पूछा ना मैंने. कंजम्पशन कितने से बढ़ेगी? एग्जैक्टली 20 बिलियन से अगर मैंने टैक्स को कम कर दिया तो टैक्स 14 से बढ़ेगी. तो ये तो मसला हो गया ना, ये तो मसला हो गया. ये तो -2 आ रहा है. मुझे तो वापस जो है फुल एम्प्लॉयमेंट पे आना है, मुझे वापसी फुल एम्प्लॉयमेंट पे आना है, तो मुझे टैक्स को 20 बिलियन से ज्यादा गिराना पड़ेगा. अब समझ आया? मुझे टैक्स को 20 बिलियन से ज्यादा गिराना पड़ेगा, तब जाके जो है मैं फुल एम्प्लॉयमेंट पे आऊंगा. समझ आया? तो मैं ऐसा क्लियर है? ये मैं आगे बढ़ जाऊँ. 79. अच्छा, ये मैं अब नहीं करवा रहा, इसका आंसर सी है. आप लोग देख लेना, मुझे तो रटे में, तो ये मैं नहीं करवा रहा, ऐसा मैं करवा चुका हूँ. तो आप ये खुद कर लेना. 79 आप खुद अटेम्प्ट कर लेना, ये उसी से ही होगा. IGX इज इक्वल्स टू SPM. सही है. 80 मुझे करके दिखाओ. 80 मुझे करके दिखाओ. 80 अज्यूमिंग अ कांस्टेंट इनकम वेलोसिटी, तो MV इज इक्वल्स टू PY करूंगा वापस.
इससे क्या बोला है, मनी सप्लाई 7% से बढ़ी है, तो मनी सप्लाई 7% से बढ़ी है, तो पीवाई भी 7% से बढ़ा होगा। फिर इसने मुझे बोला कि प्राइस लेवल, रेट ऑफ इन्फ्लेशन 10% है ना, तो प्राइस लेवल कितने से बढ़ा है, 10%। तो अगर प्राइस लेवल 10% से बढ़ा है और पीवाई 7% से बढ़ा है, तो आउटपुट में ऐसा क्या हुआ होगा कि मेरा अप्रोक्सीमेट 7% आ जाए। यस एग्जैक्टली, -3%। आउटपुट मेरा 3% से गिरा होगा ना, ये 10% से बढ़ा है, ये 3% से गिरा है, तभी तो 7% आया है। भाई ये विनती कर रहा हूँ, पेपर में गलत करके नहीं आ जाना भाई, ये आता है हर साल। During a year, a country's national income in money terms increased by 8%. The population, अच्छा ये वाला सवाल है, तो real income is equals to nominal income minus inflation, परसेंटेज होता है सारा। तो मनी टर्म्स में मेरा नेशनल इनकम बढ़ा है 8% है ना, तो ये जब भी मनी टर्म्स लिखा हुआ ना, तो ये नॉमिनल है, मनी टर्म्स का मतलब नॉमिनल। तो 8% से नॉमिनल इनकम बढ़ी, इन्फ्लेशन कितने से बढ़ी नहीं बताया। अच्छा से पूछा ही यही है कि इन्फ्लेशन कितने से बढ़ी है, इसलिए मुझे बोला कि पॉपुलेशन 2% से बढ़ी है और रियल इनकम पर हेड में कोई फर्क नहीं आया। इससे क्या क्लिक हो रहा है आपको, पॉपुलेशन 2% से बढ़ी है पर रियल इनकम पर हेड पे कोई फर्क नहीं आया, तो रियल इनकम कितना होगा। बहुत लॉजिकल चीज पूछ रहा हूँ। मैं क्या करता था, मैं रियल इनकम को मैं माइनस करता था पॉपुलेशन से, तो मेरे पास रियल इनकम पर हेड आता था। इसलिए मुझे बोला कि पॉपुलेशन 2% से बढ़ी है और रियल इनकम पर हेड पे कोई फर्क नहीं आ रहा, 0% है, तो इसका मतलब है कि रियल इनकम 2% से बढ़ी होगी। समझ आया ये क्या बोला मैंने। हाँ, तो 2% से रियल इनकम बढ़ी होगी। अगर पॉपुलेशन 2% से बढ़ रही है और रियल इनकम पर हेड पे कोई फर्क नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि मैं 2% को माइनस कर रहा हूँ 2% से, तो मेरे पास 0 आ रहा है कांस्टेंट, या मैं 4% को माइनस कर रहा हूँ 4% से, सही है। वैसे तो 2% ही है क्योंकि इससे पॉपुलेशन 2% बोला हुआ है। तो फिर बताओ इन्फ्लेशन कितनी होगी, एन इंक्रीज ऑफ 6%, बिल्कुल प्लस 6%। समझ आया। समझ आ गया। इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी विद नो गवर्नमेंट, कंजम्पशन इज 40, तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर क्या है, कंजम्पशन 40 है प्लस इन्वेस्टमेंट 60 है। अच्छा ये क्या होता है, ये 0.8 क्या है, ये 0.8 क्या है, एमपीसी। तो मल्टीप्लायर क्या होगा, 1/1 माइनस सी, मल्टीप्लायर क्या होगा 5। एमपीसी 0.8 तो मल्टीप्लायर 5 होगा ना, 1/0.2, तो मल्टीप्लायर विल बी 5, तो मल्टीप्लायर 5 है। चेंज इन रियल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, तो चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कितना है 100 का, क्योंकि 40 प्लस 60, तो एक्स क्या होगा, तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या होगी 500। ठीक है, क्लियर। The table shows some indicators of the macroeconomic performances in the US economy for 5 decades. तो 1950 से रियल जीडीपी बढ़ रही है, गिर रही है एंड बढ़ रही है। इन्फ्लेशन पहले बढ़ी, फिर वापस बढ़ी, फिर गिरी, फिर गिरी। अनएम्प्लॉयमेंट पहले बढ़ी है, देन वापस बढ़ी, देन वापस बढ़ी, देन गिरी है। Between which decades did the US government achieve an overall improvement in its performance with no trade-off between policies? अगर कोई ट्रेड ऑफ ना हो और मुझे बेस्ट केस सिनेरियो चाहिए तो क्या होगा, जीडीपी बढ़ना चाहिए, इन्फ्लेशन गिरना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट भी गिरना चाहिए। ऐसा कब हो रहा है, ऐसा किन 2 सालों के बीच में हो रहा है, बिना ट्रेड ऑफ के, बिना ट्रेड ऑफ के किन 2 सालों के बीच में हो रहा है, मार्क भी कर दिया मैंने। यस 1980s टू 1990s के बीच में हो रहा है ना ये, जीडीपी भी बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन भी गिर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी गिर रहा है। समझ आ गया। 84 एट प्रेजेंट अ कंट्रीज इकोनॉमिक गवर्नमेंट हैज सेट इट्स सेंट्रल बैंक रेट ऑफ टारगेट। भाई नॉर्मली बैंक क्या करती है, टारगेट रेट ऑफ इन्फ्लेशन सेट करती है कि भाई इतना टारगेट हमें चाहिए 2% का।
What is likely to happen to the interest rate exchange if the target inflation is raised to 3%? अगर मुझे इन्फ्लेशन को बढ़ाना है तो मैं क्या करूंगा? इंटरेस्ट रेट को कम करूंगा, कंजम्पशन बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो एक्सचेंज रेट भी कम होगा, पॉजिटिव रिलेशनशिप है दोनों का। तो आंसर क्या होगा? ए। सही है। फॉल फॉल। मजा आ गया? Between 2008 and 2009, a country's national income at current prices. National income at current prices का मतलब है नॉमिनल। तो मेरी नॉमिनल इनकम 15% से बढ़ी है और मेरा इन्फ्लेशन 5% से बढ़ा है, तो रियल इनकम कितने से बढ़ा होगा? 10% से बढ़ा होगा। तो इंडेक्स नंबर में किस तरह लिखूंगा इसको? 100 में ऐड कर दूंगा प्लस 10, 110 होगा, क्योंकि फिर अगर मुझे 10% का चेंज चाहिए तो मैं 100 में से बेस ईयर में से माइनस कर दूंगा ना। 100 को अगर मैं 110 से माइनस कर दूंगा मेरे पास 10% आ जाएगा। तो जब भी इंडेक्स नंबर हो ना, अब लेट्स से मैं कहता हूँ कि यहाँ पर मेरा रियल इनकम आ रहा था, लेट्स से अज्यूम करते हैं कि लेट्स से मेरा रियल इनकम आ रहा था 5% तो मैं क्या करता? इंडेक्स नंबर फॉर्म में क्या लिखता? 95। सही है, इस तरह करते हैं ये, ठीक है। तो ऐसा भी आते हैं एमसीक्यू। एएस का है वैसे ये। 86 जीएनपी दिया हुआ है एट मार्केट प्राइसेस ऑन एंड डोमेस्टिक स्पेंडिंग। तो ये मेरा सी है, जी है और आई है। प्राइवेट कंजम्पशन हो गई, गवर्नमेंट स्पेंडिंग दे दी है और मुझे इसने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी दे दी है और इसने मुझे जीएनपी भी दिया हुआ है। in which of these years the country faced with a deficit on the current account? अगर मुझे C plus I plus G दिया हुआ है तो क्या आप X minus M को कैलकुलेट कर सकते हो? मुझे GNP भी दिया हुआ है। इन सबको ऐड करो, इससे माइनस करो, इन सबको ऐड करो और GNP से माइनस करो, करंट अकाउंट मुझे पता चल जाएगा क्या है। तो पहले साल में मेरा आ रहा होगा 10, X माइनस M पॉजिटिव है तो इसका मतलब है सरप्लस, फिर आ रहा होगा -20 डेफिसिट, देन वापस -10 डेफिसिट। सही है, सही है। तो ये इक्वेशन ये लगा रहा है ना, ये इक्वेशन ये लगा रहा है C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स, इसको x कर दिया है, x माइनस एम को इसने x कर दिया। सही है, क्योंकि मैं x को ढूंढ रहा हूँ, बाकी सारा डेटा मुझे मिला हुआ है। तो पहले साल में डेफिसिट नहीं था, दूसरे साल में डेफिसिट था, तीसरे साल में भी डेफिसिट था। सही है, बहुत हल्के एमसीक्यू। A government has a fiscal deficit. Fiscal deficit का मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग एक्सीड कर रही है टैक्स रेवेन्यू को, of 200 billion which it finances by borrowing from the central bank. डेट फाइनेंसिंग कर रहा है, मुझे बताओ मनी सप्लाई पे क्या इफेक्ट आएगा भाई? डेट फाइनेंसिंग कर रहा है, पब्लिक सेक्टर बोरिंग रिक्वायरमेंट। एक तो नॉन बैंक प्राइवेट सेक्टर पे होता है और एक बैंकिंग सेक्टर पे होता है। अगर नॉन बैंक प्राइवेट सेक्टर से करेगा तो मनी सप्लाई विल बी अनचेंज्ड, और अगर बैंकिंग सेक्टर से करेगा मनी सप्लाई विल इंक्रीज। क्यों? क्योंकि अगर आप सेंट्रल बैंक से पैसा बोरो कर रहे हो तो फिर वो होगा अनचेंज इन पाना, तो बैंकिंग सेंट्रल बैंक से लिया है तो मनी सप्लाई बढ़ेगी ना लाजमी तौर पे, तो मनी सप्लाई विल इंक्रीज। और इस फिर क्या बोल रहे हैं? इन द एब्सेंस ऑफ ऑफसेटिंग फैक्टर्स व्हाट विल हैपन टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इनटू द मनी सप्लाई इफ द गवर्नमेंट रिड्यूसेस इट्स डेफिसिट टू 120 बिलियन। अगर मैं अपना डेफिसिट को कम कर रहा हूं इसका मतलब है मैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम कर रहा हूं। सही है, मैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम कर रहा हूं, इसका मतलब है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फॉल होगा, तो सी आंसर होगा। ठीक है, आ गया ना समझ? प्योर थियोरेटिकल था ये, प्योर। अगर आपको लेक्चर पीडीएफ रटी भी है ना, दिस शुड बी अ पीस ऑफ केक। इनकम इनइक्वालिटी कैन बी मेजर्ड बाय द गिनी कोफिशिएंट। सही है, ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 100 बिल्कुल। लोअर द गिनी कोफिशिएंट, लोअर द गिनी कोफिशिएंट हायर द इनकम इक्वालिटी। सही है, और जितना जीसी ज्यादा होगा उतनी इनइक्वालिटी ज्यादा होगी। द हायर द वैल्यू द ग्रेटर द इनइक्वालिटी। सही, अच्छा बता भी दिया है। The table shows the 3 Gini coefficient values for the 4 सही है। The first is from wages, the second when government welfare payments are included, and the third when welfare payments and government health education spending are included. In which country did the welfare payment make the greatest contribution to income distribution? सही है। तो अगर आप नोटिस करो, ऐसे बोला है कि वेलफेयर पेमेंट से सबसे ज्यादा जो है वो डिफरेंस किसकी वजह से आया है, तो आप क्या करोगे? इनइक्वालिटी फ्रॉम वेजेस को माइनस कर दोगे इससे, तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। सही है,
आप इस वाले को इससे माइनस करो और आपको पता चल जाएगा कि वेलफेयर के बाद क्या इनकम है और वेलफेयर से पहले क्या थी। तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इनकम इनइक्वालिटी कितने से कम हुई है। सही है, तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। तो जिसमें सबसे ज्यादा डिफरेंस होगा वो मेरा आंसर होगा। वैसे इसका आंसर सी है क्योंकि सबसे ज्यादा डिफरेंस इसमें ही आ रहा है। सही है, तो ये मैंने आपको टेक्निक बता दी है करने की, ये खुद ट्राई कर लेना, ये इतना है नहीं। अच्छा, ये वाला सवाल भी 89 बहुत सिंपल है, एक्सपोर्ट्स बोल रहा है आपको। इसने एडी भी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, जी दिया हुआ है और इसने आपको एम दिया हुआ है। सही है, तो आप इससे जो है वो निकाल, टैक्सेशन को आप इग्नोर कर देना, टैक्सेशन को आप इग्नोर कर देना, आपका एक्सपोर्ट निकल जाएगा। सही है, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। आपको इसने एक्स के अलावा सब दिया हुआ है, तो आपको एक्स यहाँ पर आप निकालना बहुत आसान है। सही है, और इसका आंसर होगा ये। सही है, तो 89 आप ट्राई कर देना खुद। The table shows government expenditure and tax revenue over the period of 2010 and 2013. तो थोड़े से रह गए। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड कर रहा है टैक्स रेवेन्यू को, ओ कम है बल्कि -10 नहीं, यस रेवेन्यू एक्सीड कर रहा है ना एक्सपेंडिचर को, तो इसका मतलब है 10 का मेरा सरप्लस है। यहाँ पर मेरा बैलेंस्ड बजट है 0। बैलेंस बजट होता है ना जब इक्वल होता है गवर्नमेंट और टैक्स रेवेन्यू। यहाँ पर स्पेंडिंग एक्सीड कर रही है तो -10 और यहाँ पर भी एक्सीड कर रही है तो -5। What impact did the changes in the government fiscal balance have on the national debt and on aggregate expenditure? तो बताओ 2010 से 11 में क्या मेरे नेशनल डेट में कोई चेंज आया है? अगर आप नोटिस करो 2010 से 11 में मेरा वो जो है ना क्या बोलते हैं, टैक्स रेवेन्यू सेम है और मेरी स्पेंडिंग बढ़ रही है। अगर मेरा टैक्स रेवेन्यू सेम है और मेरी स्पेंडिंग बढ़ रही है तो इसका मतलब है आपका नेशनल डेट बड़ा होगा, तो इसका मतलब है आपका ऑप्शन ए नहीं हो सकता। 2011 से 12 में आप नोटिस करो आपका टैक्स रेवेन्यू 10 से बढ़ रहा है, आपका टैक्स रेवेन्यू 10 से बढ़ रहा है और आपकी स्पेंडिंग 20 से बढ़ रही है। इसका मतलब है आपका नेशनल डेट बढ़ा है और इम्पैक्ट ऑन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ रही है तो ये भी रेस, तो आपका आंसर होगा बी। समझ आया किस तरह किया है? सही है, तो आपका टैक्स रेवेन्यू 10 से बढ़ रहा है, स्पेंडिंग 20 से बढ़ रही है, इसका मतलब है भाई 10 आपने लोन लिया होगा। 11 से 12 में टैक्स रेवेन्यू तो बढ़ रहा है ना, 260 से 270 हो रहा है। 10 से टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा है और 20 से स्पेंडिंग बढ़ रही है। सही है, अच्छा तो 90 का बी हो गया, 91 In a closed economy with no government, an increase in investment of 100 million, increase in consumption of 3 million. बताओ मल्टीप्लायर बताओ, चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। मुझे बताओ चेंज इन इनकम क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पर चेंज इन इनकम क्या लिखेंगे, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। चेंज इन इनकम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऊपर क्या आना चाहिए? यस एक्सीलेंट, 400 आना चाहिए, 300 नहीं आएगा, 400 आएगा। 300 प्लस 100, कंजम्पशन में इन्वेस्टमेंट भी ऐड करेंगे। सही है, और डिवाइड किससे करेंगे इसको? 100 से, तो मल्टीप्लायर कितना आया? 4, और 4 आ गया तो इक्वल्स टू 1/1 माइनस सी, तो आपका एमपीसी आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर होगा सी। क्लियर, समझ आया? ये ऊपर 400 क्यों लिखा है, पीछे वाले एमसीक्यू में बताया है अभी। 22 assuming a constant income velocity, अच्छा mv equals to py से होगा। मनी सप्लाई 5% से बढ़ी है तो पी वाई भी 5% से बढ़ा होगा। इसने बोला हुआ आउटपुट जो है वो 2% से बढ़ा है, तो प्राइस लेवल कितने से बढ़ा होगा? प्राइस लेवल कितने से बढ़ा होगा भाई? 3% से बढ़ा होगा, यस, प्लस 3%। ये आउटपुट 2% से, ये 5%, तो जाहिर सी बात है प्राइस फिर 5% से बढ़ा होगा ना, ओ 3% से बढ़ा होगा ना। हाँ भाई, ओवर अ गिवन पीरियड मनी इनकम रोज बाय 6%, नॉमिनल इनकम 6% से बढ़ा है, इन्फ्लेशन जो है वो कितने से बढ़ा है? 4% से। तो रियल नेशनल इनकम कितने से बढ़ा होगा? रियल इनकम 2% से बढ़ा होगा, तो आंसर होगा ए, रियल इनकम इंक्रीज बाय 2%। अगेन अ सिंपल एमसीक्यू। 94
A closed economy has a banking system consisting a single bank. The bank operates with a cash ratio of 10%. तो ये मेरा रिजर्व रेशियो आ गया. 1 डिवाइडेड बाय 10% करूंगा तो 10 आएगा. 10 विल बी माय मनी मल्टीप्लायर. डिपॉजिट इनिशियल 20,000 का है, तो इसका मतलब है कि 2 लाख जो है वो मेरा 2 लाख जो है वो मेरा वो क्या होगा, 2 लाख के मेरे डिपॉजिट बनेंगे. डिपॉजिट, ये 2 लाख जो है ना वो डिपॉजिट है. सही है, ये 2 लाख जो है वो डिपॉजिट है. अब अगर मुझे लोन चाहिए तो क्या करूंगा, इसने मुझसे क्या पूछा हुआ है, लोन. लोन चाहिए तो क्या करूंगा, इस डिपॉजिट में से क्या माइनस करूंगा. यस, जब भी आपको लोन चाहिए हो तो टोटल डिपॉजिट में से इनिशियल डिपॉजिट को माइनस कर दो, 20,000 को माइनस कर दो. तो 2 लाख में से 20,000 को जब आप माइनस कर दोगे इनिशियल डिपॉजिट को, तो आपके पास आ जाएगा 180,000 एंड 180,000 विल बी योर लोन्स. तो सी आंसर होगा. सही है, बस थोड़े सा 4-5 मेरा ये है ना, तो इसका मतलब है 0.8 मेरा एमपीसी है. 0.8 एमपीसी का मतलब है 5 मेरा मल्टीप्लायर है. अच्छा, 5 मेरा मल्टीप्लायर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि चेंज इन नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर. चेंज इन नेशनल इनकम कितना चाहिए, 220 माइनस 240. एक्चुअल और पोटेंशियल का फर्क होता है मेरा चेंज इन इनकम. तो 20 मिलियन का मुझे चेंज इन इनकम चाहिए, डिवाइडेड बाय क्या करूंगा, x डिवाइडेड बाय x. तो x कितना आ रहा है, 5 इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाय x, 4 मिलियन. तो इसका मतलब है मुझे 4 मिलियन का एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा अगर मुझे 20 मिलियन की इनकम को जनरेट करना है. तो बी आंसर होगा. क्लियर. अच्छा, 96 अगेन एक सिंपल एमसीक्यू है. इसमें सिंपली करना क्या है, ये जो इनकम के चेंजेस है ना, इनके परसेंटेज चेंज निकालना, जो मैंने एरोस बनाए हुए हैं. आपका आंसर हर केस में आएगा 1/3 या डिवाइड आप 33.3%. तो ये एक बहुत आसान एमसीक्यू है जो कि मैं नहीं करवा रहा. इसका आंसर होगा आपका रफली बाय 1/3 सी होगा. सही है, तो ये मैं 96 को मार्क कर रहा हूँ. एक बार खुद अटेम्प्ट कर लेना लाजमी, इसकी पिक्चर ले लो, लेनी है. तो 97 व्हेन नेशनल इनकम इक्वल्स 30,000. अच्छा, ये बहुत अच्छा एमसीक्यू है, मेरे को याद है. व्हेन नेशनल इनकम इक्वल्स 30,000 मिलियन, ये सुनना, सही से सुनना. व्हेन नेशनल इनकम इक्वल्स 30,000 मिलियन, अ गवर्नमेंट स्पेंडिंग इक्वल्स 50,000 मिलियन. सही है. तो मुझे एक बात बताओ, करंटली जो है मेरा ये सिनेरियो चल रहा है. तो अगर अगर मुझे सिंपल मल्टीप्लायर निकालना है तो 2 तरीके निकालने के. पहला तरीका क्या है, मैं इनकम को डिवाइड कर दूंगा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर से, मेरे पास आंसर आ जाएगा 2. तो 2 मेरा मल्टीप्लायर होगा. सिंपल सी बात है. एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, इनकम. ये देखो ना, देखो बताओ किस तरह का सिनेरियो ये हो रहा है यहाँ पे. मैं देखो डायग्राम बना के दिखाता हूँ. बड़ा अच्छा एमसीक्यू है ये मेरी इनकम है, ये मेरा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है, ये मेरा एई है, और ये मेरा वाई. सही है. तो ये कह रहा है कि करेंटली जो है ना आपकी गवर्नमेंट स्पेंडिंग 15,000 की है और आपका रियल नेशनल इनकम कितना है, 30,000. तो मल्टीप्लायर कितना होगा, चेंज इन रियल नेशनल इनकम 30,000 डिवाइडेड बाय 15,000. तो 2 मेरा मल्टीप्लायर आ जाएगा. मल्टीप्लायर निकालने का दूसरा तरीका क्या है, 0 पॉइंट, इससे मुझे क्या दिया हुआ है देखो, एन इकोनॉमी इज बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट ना. तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेट से इसका यहाँ पर होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट लेट से इसका यहाँ पर है. तो ये जो है ना, ये मेरा एक्चुअल है, और एक्चुअल है मेरा 30,000, और फुल एम्प्लॉयमेंट इसका ये है. सही है. out of every increase of $100, $10 is taken in taxes. So 0.1 मेरा टैक्स हो गया, 0.25 मेरा इंपोर्ट हो गया, और 0.15 मेरी सेविंग हो गई. तो एमपीसी कितना होगा, एमपीसी बताओ जल्दी. एमपीसी कितना होगा अगर आपको सारे विड्रॉल दे दिए हैं, तो एमपीसी क्या होगा. बच्चों वाला सवाल पूछा है. यस, 0.15 प्लस 0.25 प्लस 0.1. तो 0.5 विल बी योर एमपीसी. तो मल्टीप्लायर क्या आएगा, 1/0.5. तो 2. तो या तो मल्टीप्लायर यूं निकालो या तो यूं निकालो. बात देखिए, है, 2 तरीके मैंने आपको बता दिए निकालने के, और हमेशा ये 2 इस्तेमाल होते हैं हर एमसीक्यू में. फिर ये कह रहा है कि रैशनल इनकम फुल एम्प्लॉयमेंट है 50,000, तो फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है 50,000. तो चेंज इन नेशनल इनकम कितना रिक्वायर्ड है, चेंज इन नेशनल इनकम कितना रिक्वायर्ड है, 20,000 का. तो फॉर्मूला लगाओ, चेंज इन नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू मल्टीप्लायर. तो मल्टीप्लायर कितना है 2,
चेंज इन नेशनल इनकम कितना है 20,000, क्योंकि 30 माइनस 50 डिवाइडेड बाय x, तो x मेरे पास कितना आ रहा है 10,000। तो अगर मैं 10,000 से अपने एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को बढ़ा दूं तो मेरा डिफ्लेशनरी गैप जो है वो पूरा खत्म हो जाएगा। सही है, अगर मैं अपने एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को, चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को अगर मैं 10,000 से कर दूं तो ये मेरा 20,000 का जो है गैप ये खत्म कर देगा। तो मुझे बताओ, इसने मुझसे पूछा हुआ है कि अपनी गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कहां तक बढ़ाना पड़ेगा, कहां तक। करेंटली कितना कर रहा है 15 में अगर 10 ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 25। सही है, करेंटली 15 है, 10,000 का और करेगा तो 25 हो जाएगा। सही है, $98 in a banking system। ये देखो, ये बहुत सवाल। in a banking system all banks maintain at 20%, तो reserve ratio is 20%, 1 divided by 20% is equals to money multiplier, that will be 5। one bank receives a new cash deposit of $200, तो 5 को मल्टीप्लाई कर दोगे 200 से, आपके पास आ जाएगा $1,000। now this $1,000 is your deposits, टोटल डिपॉजिट्स। अगर आप इसमें से इनिशियल डिपॉजिट को माइनस कर दोगे यू विल गेट $800, और ये $800 जो हैं ये आपके लोन्स हैं, इंक्रीज इन लोन्स। तो इंक्रीज इन बैंक लोन कितना है 800, और इंक्रीज इन डिपॉजिट कितना है 1,000, तो आंसर होगा सी। समझ आया? अच्छा ये देख लेते हैं, 5 और रह गए। द टेबल गिव्स द ग्रोथ रेट ऑफ नॉमिनल जीडीपी, द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। सही है, तो बेसिकली मुझे क्या करना है, रियल इनकम पर हेड देखना है, सबसे ज्यादा रियल इनकम पर हेड किसका है, क्योंकि इससे मुझे डेटा इतना ही दिया हुआ है। तो मुझे बताओ एक एक करके रियल इनकम पर हेड बताओ जल्दी जल्दी। रियल इनकम पर हेड कैसे आता है, रियल इनकम को माइनस करोगे पॉपुलेशन परसेंटेज से, तो आपके पास आ जाएगा रियल इनकम पर हेड। बताओ पहले पे रियल इनकम पर हेड क्या आ रहा है, एक एक करके रियल इनकम पर हेड बताओ। बस निकालना, एक पहला निकाल लोगे ना तो आसान है। फिर पहले का रियल इनकम क्या है, चलो मुझे ये बता दो। नॉमिनल जीडीपी 6%, इन्फ्लेशन इज 3%, तो 3% की रियल इनकम है, उस 3% में से माइनस कर दोगे 1% को, तो 2% का आपका आ जाएगा रियल इनकम पर हेड। सही है, देखो पहले वाले का मैं निकाल के दिखा देता हूँ भाई, ये देखो रियल इनकम माइनस, ये देखो इसको नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल इनकम माइनस इन्फ्लेशन, तो ये आपके पास आ जाएगा पहले वाले का रियल इनकम कितना है 3%, तो 3% में से अगर आप पॉपुलेशन को माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा रियल इनकम पर हेड जो कि 2% है। समझ आया? ये ऐसे एमसीक्यू बहुत करे हमने पीछे, एग्जैक्टली सेम चीज है। तो पहले का 2% है, पहले का 2% है, नहीं हाँ पहले का 2% है, दूसरे का भी 2% है, दूसरे का भी 2%, यस, तीसरे का आएगा 6 माइनस 3, 6 माइनस 3, तो 3%, चौथे का होगा 5 माइनस 3, 2%। तो सबसे ज्यादा ग्रोथ किसकी हुई है, सबसे ज्यादा ग्रोथ किसकी हुई है, कौन सी कंट्री की हुई है, सी की हुई है, तो सी आंसर होगा, खत्म। ये वही उसी तरह का एमसीक्यू आया है। एमपीसी टू कंज्यूम, एमपीसी जो है वो अनएम्प्लॉयड का हायर है देन दैट ऑफ टैक्स पेयर्स ना, तो एमपीसी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज मोर देन एमपीसी ऑफ टैक्स पेयर्स। तो लेट्स से अनएम्प्लॉयड का 8% है और टैक्स पेयर का 7% है। गवर्नमेंट ने अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट बढ़ा दिए 10 मिलियन से, तो 10 मिलियन से अगर अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट बढ़ा दिए तो अगर 80%, बल्कि 80%, सॉरी 0.8 कर देते हैं ना, 0.8 एंड 0.7, सही। अगर 10 मिलियन से गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट बढ़ा दिए तो अनएम्प्लॉयमेंट में एमपीसी कितने से बढ़ेगा, 80 मिलियन से 8 मिलियन से, और टैक्सेशन को 10 मिलियन से गिरा दिया है, बढ़ा दिया है, तो ये कितने से गिरेगा, 7 मिलियन से ये गिर जाएगा। तो ये 8 मिलियन से बढ़ रहा है, ये 7 मिलियन से गिर रहा है। ये समझ आया जो मैंने करा है, ये समझ आया जो मैंने करा है। इम्पैक्ट ऑन एग्रीगेट डिमांड क्या है, इम्पैक्ट ऑन एग्रीगेट डिमांड क्या है, प्लस 1 मिलियन, तो आंसर क्या होगा,
आंसर क्या होगा? इट विल बी अनचेंज, गलत। इट विल बी इंक्रीज बाय लेस देन 10 मिलियन, यस। इट विल इंक्रीज बाय 10 मिलियन, गलत। इट विल डिक्रीज बाय 10 मिलियन, गलत। समझ आया? ऑप्शंस पढ़ना भी भाई आने चाहिए। लेस देन 10 मिलियन ही बढ़ रहा है ना, सही है। अच्छा, विच कॉम्बिनेशन इंडिकेट्स दैट अ कंट्री इज ऑपरेटिंग डर्टी फ्लोट? अब देखो डर्टी फ्लोट क्या होता है। लेट्स से ये मेरा सप्लाई ऑफ डॉलर है, ये मेरा डिमांड फॉर डॉलर है। याद है मैनेज फ्लोटिंग पढ़ते थे एएस लेवल पे, ये मेरा अपर बैंड होता था और ये मेरा लोअर बैंड होता था। इसके बीच में जो मेरी एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशन होती है ना, उसको बोलते हैं डर्टी फ्लोट। ये समझ आया? डर्टी फ्लोट समझ आया? सही है। तो अब मुझे बताओ एक और खास बात, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, मैनेज्ड एक्सचेंज रेट और फ्रीली फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, सिर्फ इन दोनों में रिजर्व्स यूज होते हैं, क्योंकि आप इसमें आर्टिफिशियली अपनी करेंसी को कंट्रोल कर रहे होते हो। आप आर्टिफिशियली अपनी करेंसी को कंट्रोल कर रहे होते हो। फ्रीली एक्सचेंज रेट में रिजर्व्स की जरूरत नहीं है, हमेशा याद रखना। तो मैनेज्ड, जब भी आप डर्टी फ्लोट देखो तो आपके दिमाग में आना चाहिए मैनेज्ड, और मैनेज्ड में हमेशा रिजर्व्स यूज होते हैं। अगर एक्सचेंज रेट हल्का सा भी चेंज हुआ ना, और या तो अपर बैंड को क्रॉस कर दिया या तो लोअर बैंड को क्रॉस कर दिया, या फिक्स्ड एक्सचेंज रेट से हट गया, तो लाजमी तौर पे आपके रिजर्व्स यूज होंगे। तो डेप्रिशिएट्स बाय 20%, अगर करेंसी डेप्रिशिएट होगी तो उसको एप्रिशिएट करने के लिए अपने रिजर्व्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आंसर विल बी ए। सही है। अपनी करेंसी की डिमांड बढ़ानी पड़ेगी। अपनी करेंसी की डिमांड बढ़ाने के लिए क्या करोगे? अपनी करेंसी को आप खरीदोगे, आपके रिजर्व डिक्रीज होंगे। 102 आई थिंक बहुत सिंपल एमसीक्यू है ये। सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम करना है और इसको वाई के इक्वल करना है। ये कह रहा है कि डिसइक्विलिब्रियम में कर रहा है, तो डिसइक्विलिब्रियम में आपका आएगा ऑप्शन नंबर डी में। सही है, क्योंकि डिसइक्विलिब्रियम आप नोटिस करो क्या होगा, 800 प्लस 300 प्लस 200 प्लस 250 माइनस 150। आपके पास ये आंसर आ रहा है 1400, तो आपके पास 1400 इज इक्वल टू 1300 तो नहीं होगा ना, तो इसका मतलब आंसर सी डी होगा। तो ये आप आसानी से कर सकते हो। 102 बहुत आसान है, बच्चों वाला है। 103 टोटल डिपॉजिट पूछ रहा है, रिजर्व रेशो 1 डिवाइडेड बाय 20%। 5 आपका मनी मल्टीप्लायर है, इनिशियल डिपॉजिट $200 का है, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय $200। डिपॉजिट पूछे तो आंसर क्या होगा? डिपॉजिट पूछे तो आंसर क्या होगा? डी। और अगर लोन पूछे होते तो आंसर क्या होता? अगर लोन पूछे होते तो आंसर क्या होता? सी, यस। A 6% increase in money supply leads to a 4% increase in money income. मनी सप्लाई 6% से बढ़ रही है और आपका जो नॉमिनल इनकम है, अच्छा देखो सिनेरियो क्या है, समझो मेरी बात, समझो। MV इज इक्वल टू PY। सही है, ये भी बहुत अच्छा एमसीक्यू तरीके से देखना। मनी सप्लाई अगर आपका 6% से बढ़ रहा है तो PY कितने से बढ़ना चाहिए? मनी सप्लाई अगर 6% से बढ़ रहा है तो PY कितने से बढ़ना चाहिए? 6% से बढ़ना चाहिए। ये कह रहा है 4% से बढ़ रहा है, ये कह रहा है 4% से बढ़ रहा है। तो क्या वजह होगी? इसकी वजह ये होगी कि वेलोसिटी गिरा है, लाजमी तौर पे गिरा है। वेलोसिटी लाजमी तौर पे गिरा है। क्यों? इसकी वजह क्या है? प्राइस लेवल 2% इंक्रीज नहीं हो सकता, वरना 6% होता। सही है। देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, गलत। देयर हैज बीन एन डिक्रीज इन लेवल ऑफ आउटपुट, गलत। वेलोसिटी कम क्यों हो रही है? इसकी वजह ये, देखो मनी सप्लाई अगर 6% से बढ़ रही है ना, तो PY भी 6% से ही बढ़ना चाहिए। पर हो ये रहा है कि PY 4% से बढ़ रहा है। इसका मतलब है मनी चेंजिंग हैंड्स कम है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन क्या है? मनी चेंजिंग हैंड्स। तो मनी चेंजिंग हैंड यहाँ पर कम हो रहा है, यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है। अगर कांस्टेंट होता तो PY भी 6% से बढ़ता। यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है। अगर मेरा V कांस्टेंट होता तो आपका PY फिर 6% से ही बढ़ता। क्योंकि मेरा V गिरा है तो आपका PY 6% से नहीं बढ़ा। इसका मतलब है मनी चेंजिंग हैंड जो है वो कम हो रहा है। समझ आ गया? क्लियर? पक्की बात है। ये बस मेरा लास्ट पेज है।
ये बिल्कुल बस कहा था कि 108 बस। A closed economy with no government has a marginal propensity of 0.9। अगर marginal propensity 0.9 है तो मल्टीप्लायर क्या होगा 10, 1/0.1। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है 60,000। करंट नेशनल इनकम क्या है 40,000। तो चेंज इन नेशनल इनकम कितना है 20,000। और चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेरा x है और मल्टीप्लायर कितना है 10। तो आंसर क्या होगा x का, मतलब बेसिकली 10 इज इक्वल टू 20,000 डिवाइडेड बाय x। तो आंसर क्या होगा 2,000 होगा ना आंसर, 2,000 होगा आंसर। यस, तो ए होगा आंसर। चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ए आ रहा है। क्लियर? द टेबल गिव्स द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। डेवलप्ड, एक डेवलप्ड कंट्री में टर्शरी सेक्टर सबसे ज्यादा होगा, सेकेंडरी सेक्टर भी ज्यादा होगा, प्राइमरी सेक्टर सबसे कम होगा। तो टर्शरी सेक्टर सबसे ज्यादा यहाँ पर है, सेकेंडरी भी यहाँ पर है और प्राइमरी सबसे कम है। तो आंसर ये होगा। एक डेवलप्ड कंट्री में हमेशा ऐसा होता है। 107 बताओ, 107 का आंसर बताओ। फ्रीली फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है। फ्रीली फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट नहीं, फ्रीली फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में रिजर्व्स यूज नहीं होते। फ्रीली फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में रिजर्व्स यूज नहीं होते। तो रिजर्व्स विल बी अनचेंज्ड। भले मेरी करेंसी डेप्रिशिएट हो जाए, भले मेरी करेंसी डेप्रिशिएट हो जाए, मैं उसको नहीं छेड़ूंगा क्योंकि वो अपनी मर्जी से सेट हो रही है ना भाई। The table shows the marginal tax rate paid by the taxpayer at different levels of income, which correctly describes this tax. First 40,000 पे कोई टैक्स रेट नहीं है, 4,000 से 20,000 पे 20% है, 20,000 से ऊपर 40% है। इसका मतलब है जैसे जैसे बंदे की इनकम बढ़ रही है टैक्स का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। कौन सा टैक्स सिस्टम है ये? इट्स प्रोग्रेसिव। अमीरों से ज्यादा पैसे ले रहे हो।